लोग देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंपैरेटिवली इजी चैप्टर। इसके बारे में क्लास 10 में आप लोग काफ़ी कुछ पढ़े हो, वो सब भी अभी इंक्लूडेड रहता है लेंस में। क्लास 10 में जो पढ़े वो सब है। थोड़ा उसका डिराइवेशन वगैरह है, वहाँ पर डिराइवेशन नहीं था, काफ़ी जगह फॉर्मूला बता दिया जाता था। और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो ये है कि लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हमें पढ़ना है। और क्या पढ़ना है इसमें? और लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ना है, और एक तो देखना है क्या बताओ, ये लेंस एंड मिरर का कॉम्बिनेशन, और कुछ छोटे छोटे 2-3 टॉपिक एक्स्ट्रा है। मतलब चैप्टर इजी है। क्लास 10 का बैकग्राउंड आपके पास है, लेंस बोलने से क्या आपके दिमाग में आ जाता है तो चीजें ठीक रहेगा। तो कभी क्लास 10 की पढ़ाई करते वक्त हम लोग कुछ मिसकंसेप्शन भी रखे होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर में सारा छोटे छोटे थ्योरी को डिटेल्स में लेके जाऊंगा, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। Let us start with today's class. Thin lenses. See from the name itself, thin lens. Syllabus says thin lens. If a lens is not thin, it is thick. That is again IIT JEE advanced level thinking. Lens is not thin, it is thick. How to calculate for the things? That is again separate thing. Okay, we'll see to that towards the end of this. अच्छा, ये thin lens chapter में चलिए शुरू करते हैं। What is a lens? लेंस क्या है? जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से, व्हाट इज ए प्रिज्म, व्हाट इज ए स्लैब ना। प्रिज्म एंड स्लैब बोथ वेयर द केसेस और एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस। इफ द इंसिडेंट सरफेस एंड इमर्जेंट सरफेस वेर पैरेलल टू ईच अदर, यू कॉल इट ए स्लैब। इफ द इंसिडेंट सरफेस इज फ्लैट, इमर्जेंट सरफेस इज आल्सो फ्लैट, बट दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, you call it a prism. Then what is a lens? Lens is at least one surface must be a curved one. Both of them can be curved. At least one surface must be curved one, and the radius of curvature of the two surfaces must be different. लिखेंगे a transparent medium with refractive index different from its surrounding, and with only at least one surface, with at least one surface of spherical shape, having different radius of curvature, at the two surfaces is called a spherical lens. तो स्फेरिकल लेंस क्या है? देखो कितने सारे पॉइंट्स को मैं यहां पर हाईलाइट किया, पहला हुआ a transparent medium with refractive index different from its surrounding and with at least one surface of spherical shape having different radius of curvature at the two surfaces is called a spherical lens. अब लेंस बोलने से सबको समझ में आता है, लेकिन इसमें से एक भी क्राइटेरिया मिस कर जाएगा तो हमारे जो लेंस की फॉर्मूला है वो काम नहीं करेंगे। क्या होना चाहिए? द ट्रांसपेरेंट मीडियम मस्ट हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। कम से कम एक सरफेस स्फेरिकल शेप का होना चाहिए और दोनों सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होना चाहिए, तब जाके इट विल बिहेव एज ए लेंस। सो सिंपल, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मस्ट बी हाईलाइटेड, और इसी के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, आगे आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, how we name a lens? You see, I have shown here several types of lenses. ये हर एक का
इसका दोनों सरफेस कर्व है, स्फेरिकल है, इसका एक सरफेस फ्लैट है, एक सरफेस स्फेरिकल है, और इसका भी दोनों सरफेस है, इसका भी दोनों सरफेस है। हाउ वी नेम, ये सारे लेंसेज को हम नाम क्या देंगे? वैसे लेंस को हम लोग बस ये दो तरीके से जानते हैं कि कन्वेक्स लेंस है कि कॉन्केव लेंस, but hereafterwards we shall designate lens into two only as converging lens and diverging lens. भूल जाओ कि convex है कि concave है, you call them converging lens or diverging lens. But before that, how we name these lenses? The lenses are named. The lenses are named as per their surfaces with the surface of bigger radius of curvature, bigger radius of curvature being used as prefix. मतलब जैसे ये आपका लेंस है, आपको दिख रहा है कि इसका दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है, इसको क्या कहेंगे? इक्वी कन्वेक्स। ये भी कन्वेक्स है, ये भी कन्वेक्स है, इसको नाम देंगे इक्वी कन्वेक्स, इक्वी कन्वेक्स लेंस। इसको क्या कहेंगे? इसका भी दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर दिख रहा है तो हम कहेंगे कॉन्केव शेप के हैं तो हम कहेंगे इक्वी कन्वेक्स, इक्वी कॉन्केव। इसका एक सरफेस कन्वेक्स है, एक सरफेस फ्लैट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका ज्यादा है? प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है। नहीं, कोई स्फीयर ऑफ इनफाइनाइट रेडियस विल हैव द सरफेस फ्लैट जस्ट लाइक द सरफेस ऑफ अर्थ। It is a very large radius, so it appears to be flat. That means इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। ये क्या है? प्लेन सरफेस है। ये क्या है? कन्वेक्स सरफेस है। तो हम कहेंगे ये प्लेन सरफेस का प्रीफिक्स लेंगे, क्या कहेंगे? प्लानो कन्वेक्स। जैसे इसको क्या कहेंगे? Can anyone help me? एक तरफ कनकेव है, एक तरफ प्लेन है, क्या कहेंगे? प्लानो कॉन्केव, है ना? इसमें देखिए, इसमें भी दो सरफेस है, दोनों, एक बाहर वाला सरफेस है कन्वेक्स, इधर वाला सरफेस है कॉन्केव। अंदर वाला सरफेस कॉन्केव है, बाहर वाला सरफेस कन्वेक्स है। कौन सा सरफेस का रेडियस आपको ज्यादा दिख रहा है? कॉन्केव सरफेस का? नहीं, कन्वेक्स सरफेस का रेडियस कम दिख रहा है, बाहर वाले का ज्यादा है। तो क्या कहेंगे इसको? कॉन्केवो कन्वेक्स। विल कॉल इट कॉन्केवो कन्वेक्स। इसमें देखिए, ये भी बाहर वाला सरफेस है कन्वेक्स, अंदर वाला भी सरफेस है कॉन्केव, लेकिन अंदर वाला का रेडियस कम दिख रहा है, बाहर वाला का रेडियस ज्यादा दिख रहा है। जिसका रेडियस ज्यादा होता है उसको हम लोग प्रीफिक्स में लेते हैं, तो क्या कहेंगे? कन्वेक्सो कॉन्केव। आर यू गेटिंग? तो नेमिंग इज लाइक दिस। जो सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है उसको प्रीफिक्स में लेंगे, और जिसका रेडियस ऑफ कम है उसको सफिक्स में लेंगे, और लेंस का नाम दे देंगे इक्वी कन्वेक्स, इक्वी कॉन्केव, प्लानो कन्वेक्स, प्लानो कॉन्केव, कॉन्केवो कन्वेक्स, कन्वेक्सो कॉन्केव। बट डोंट वरी, कोई ज्यादा आपको नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन बाई चांस अगर कहीं लिख दिया कि ये कॉन्केवो कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ऐसे करके पूछ लिया तो यू विल बी इन ट्रबल। सो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या, क्योंकि कोई लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है जानने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला देखेंगे, दैट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। उसमें से फोकल लेंथ निकाला जाता है डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस ऑफ द टू। फोकल लेंथ निकालेंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो हम उसको कहते हैं कन्वर्जिंग, नेगेटिव है तो उसको कहते हैं डाइवर्जिंग। ठीक है, तो अभी फिलहाल हमें सारे लेंस का नाम पता चल चुका है। तो नेमिंग ऑफ लेंस इज ओवर। लेट अस सी, कोई लेंस को कन्वर्जिंग कब कहेंगे, डाइवर्जिंग कब कहेंगे? अगर रेज इसके अंदर पास करने के बाद वो कन्वर्ज कर जाते हैं, सिंपली उसे रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। जैसे रेज आके कन्वर्ज कर जाते हैं तो हम कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्ज कर जाते हैं तो कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस। रिमेंबर,
कोई लेंस को हम कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग कैसे कहेंगे वो डिपेंड करता है हमारा प्रीवियस नॉलेज के ऊपर। प्रीवियस नॉलेज क्या था प्रिज्म का केस में, स्लैब का केस में। स्लैब का केस में क्या होता था, रे में डेविएशन नहीं होता था, लेटरल डेविएशन होता था ना, उसमें बेंडिंग नहीं होता था। इनकमिंग रे एंड आउटगोइंग रे वाज पैरेलल टू ईच अदर इन केस ऑफ स्लैब। प्रिज्म के केस में द रे वाज बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस, है कि नहीं। तो देखो हम कहेंगे कि ये कोई एक कन्वेक्स लेंस है जिसको हम दो प्रिज्म और एक स्लैब जैसे इमेजिन कर रहे हैं। ऊपर वाला एक प्रिज्म है, नीचे वाला एक प्रिज्म है, नीचे एक स्लैब है। ये ऑल टुगेदर रिप्रेजेंट्स ए कन्वेक्स लेंस। अब यहां से कोई रे आया, इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस, base of the prism is this one, it will bend towards the base. इधर से कोई रे आया, it will also bend towards the base, and a ray passing through this will go undeviated, means outgoing ray and incoming ray will be parallel to each other because it is the slab part. आपको क्या सर थोड़ा सा lateral deviation होता है? हाँ होता है, lateral deviation होता है। अगर आपके पास कोई एक स्लैब है, कोई रे ऐसे कोई रे अगर इसमें ऐसे आया तो ये क्या करता था, ऐसे होके थोड़ा ऐसे हो जाता था, there was some lateral deviation. This ray and this ray were having parallel line of actions. यहां पर हम बात कर रहे हैं थिन लेंसेस का, और ये जो डेविएशन था लेटरल डेविएशन, अगर आपको याद होगा ये लेटरल डेविएशन का क्या फॉर्मूला था, याद होगा तो आप कह सकते हो D, और D was the lateral deviation. वो क्या था फॉर्मूला, T sec थीटा sin I माइनस R, ऐसे करके फॉर्मूला आता था। फिर T क्या था, थिकनेस, it was the thickness of the slab, but here we are talking about thin lenses, means the thickness is very small, so deviation is negligibly small. देखो thin lens बोलने के पीछे मकसद क्या है, हर एक टर्म का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। If it is a thin lens, then you can ignore the lateral deviation, and that way you find that कोई रे ऐसे आ रहा है तो ऐसे जा रहा है, इधर से आ रहा है तो it is bending towards the base, bending towards the base. So this arrangement of two prisms and a slab is making the rays converging. So a convex lens is a converging lens. तो हम ऐसा लेंस को कहेंगे converging lens, ठीक है। इस केस में देखो तो कोई एक इक्वी कनकेव लेंस है जिसको हम दो प्रिज्म और एक स्लैब से रिप्रेजेंट किए हैं। अब कोई रे ऐसे आया, इट विल बेंड टुवर्ड्स द बेस, बेस किधर है, बेंड्स लाइक दिस। रे आया, बेंड्स टुवर्ड्स द बेस, गोज लाइक दिस। अब इफ यू एक्सटेंड देम, दे आर अपीयरिंग टू कन्वर्ज एट सम पॉइंट हियर, here they are really converging, here they are appearing to converge. So this arrangement of two prisms and the slab will give you an arrangement of diverging rays. The rays are diverging away from each other, they are appearing to converge, but they are actually diverging. So this will call as a diverging lens. तो सर हर जगह ऐसे करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग है जानने के लिए। चिंता की कोई बात नहीं है, आपके पास आगे आगे फॉर्मूला आएगा फोकल लेंथ निकालने का, निकालोगे। अगर पॉजिटिव आया तो आप कहोगे कि ये कन्वर्जिंग है, नेगेटिव आया तो कहोगे डाइवर्जिंग है, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग फॉर्मूला को काफी देर में पढ़ने वाले हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला विल सी टुवर्ड्स आफ्टर 2 और 3 क्लासेस। अभी तो हमें और काफी चीजें देखना है, और कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग है कि नहीं जानने का कुछ दूसरा तरीका भी हम लोग आजमा लेते हैं। लेट अस सी हाउ वी आर मेकिंग दिस कन्वर्जिंग लेंस, हाउ वी आर मेकिंग दिस कन्वेक्स लेंस। जस्ट सी हियर, हम कहेंगे कि ये जो कन्वेक्स लेंस आपको दिख रहा है, इट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस। थोड़ा ध्यान से देखो, ये स्फेरिकल सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस एक दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बीच वाला जोन से बन रहा है कन्वर्जिंग लेंस। सो दिस इज ए बीच वाला से बन रहा है कन्वेक्स लेंस। यहाँ पर देखो ये जो है ये कोई प्लेन सरफेस है, कोई स्फेरिकल सरफेस है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट किए तो आपको मिल रहा है ऐसा कोई एक प्लानो कन्वेक्स लेंस, है ना। यहाँ पर देखो कोई एक बड़ा स्फीयर है और एक छोटा स्फीयर है, दोनों एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनके बीच में जो हिस्सा रह गया वो बन रहा है कौन सा, क्या कोई इस लेंस का नाम बता सकता है, कोई इस लेंस का नाम बता सकता है। देखो तो कॉन्केव वाले का बड़ा रेडियस है, कन्वेक्स वाले का छोटा रेडियस है, हम इसको कहेंगे कॉन्केवो कन्वेक्स लेंस, है ना। तो these lenses are prepared by intersecting surfaces. See here, non-intersecting surfaces.
अगर हम कहेंगे दो स्फेरिकल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनके बीच में मान लो दो ठो ग्लास स्फीयर रखा गया था, बीच में आप थोड़ा सा पानी डाल दिए, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन एंड एडहेसिव कोहेसिव फोर्स, वो वाटर बन के ऐसे बन गया इस शेप का। Now what is the shape coming out? It is coming out to be a concave lens which is prepared by two non-intersecting spherical surfaces. Similarly, a spherical surface and a plane surface, non-intersecting, they are giving you a plano-concave lens. ये केस में भी देखिए एक छोटा स्फीयर बड़ा स्फीयर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, you are developing a lens. क्या कोई इस लेंस का नाम बता पाएगा? कन्वेक्सो कनकेव, यस, क्योंकि कनकेव सरफेस का रेडियस कम दिख रहा है, कन्वेक्स सरफेस का रेडियस ज्यादा दिख रहा है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्लू बता रहा हूं, अगर कोई लेंस बनता है बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस, देन दैट बिकम्स ए कन्वर्जिंग लेंस। बाय नॉन इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस, इट इज ए डाइवर्जिंग लेंस। अब ये आसान हो गया, कोई भी लेंस आपको दिया गया, आप सोच के पता कर सकते हो कि ये लेंस बनेगा कैसे, बाय इंटरसेक्टिंग टू सरफेसेस और नॉट इंटरसेक्टिंग टू सरफेसेस। तो आप कहोगे ये सारे हो गए डाइवर्जिंग लेंसेस, ये सारे हो गए कन्वर्जिंग लेंस। तो याद रखो ये बन गया आपका कन्वर्जिंग लेंस, ये हो गया कन्वर्जिंग लेंस, और ये सारे हो गए डाइवर्जिंग। ये आपको याद रखना है। अब कोई भी लेंस आपको दिया गया वो कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, जानने का तरीका आपके पास आसान हो गया है। कैसे आप पता करोगे कि वो लेंस बना कैसे है? बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फेरिकल सरफेसेस, इंटरसेक्टिंग बाय जॉइनिंग टू स्फेरिकल सरफेसेस, बट दे आर इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग। अगर दोनों स्फेरिकल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बाद ये लेंस बना है तो हम कहेंगे ये कन्वर्जिंग लेंस है। इंटरसेक्ट नहीं करके लेंस बन सकता है तो हम कहेंगे डाइवर्जिंग लेंस है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी हमें इतना तो समझ में आ गया कि व्हाट इज ए कन्वर्जिंग लेंस, व्हाट इज ए डाइवर्जिंग लेंस, एंड व्हेन यू कॉल ए लेंस एज ए कन्वर्जिंग, कब कहते हैं? when the rays incident on it are converging really, or if they are not diverging, they you say it's a diverging lens. पता कैसे करेंगे? merely looking at the configuration how they are made. Okay, अगर आप लोगों को इतना बढ़िया समझ में आ रहा है तो देखिए यहाँ पर दिया है what is the type of lens shown in figure given that the lens is bounded by two similar spherical surfaces. क्या कहोगे इसको? converging कहोगे, diverging कहोगे, none? क्या कहोगे? नन। किसने बोला नन? कौन बोला नन? यस, आदर्श बोला। क्यों? क्योंकि लेंस का पहला कंडीशन क्या था? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस मस्ट बी डिफरेंट। दे आर टू सिमिलर स्फीयर्स, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर है, दे कैन नॉट बी लेंस। दिस इज नॉट ए लेंस, इज जस्ट ए ग्लास मीडियम। इसके अंदर से कोई ले जाएगा, ना कन्वर्ज करेगा ना डाइवर्स करेगा। देखा क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? क्या लिखेंगे आंसर में? is radius of curvature of the two surfaces are same. It is not a lens. ये लेंस ही नहीं है, इससे हम कुछ हमें इसका कोई भी पावर डेवलप नहीं कर सकते। फोकल लेंथ विल बी इनफाइनाइट, द फोकल लेंथ विल बी इनफाइनाइट, पावर इसका कुछ नहीं होगा। इसलिए तो हम लोग जो चश्मा यूज करते हैं वो कॉर्ड होने के कारण भी हमें कोई पावर नहीं मिलता उसमें। क्यों? क्योंकि दोनों सरफेस बराबर कर्वेचर की होते हैं, बराबर कर्वेचर की होते हैं। तो फिर क्या मिलेगा आपको? उसका कोई लेंस इफेक्ट नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ लेंसेस, नोमेनक्लेचर ऑफ लेंसेस तो हम लोग कर लिए। हाँ, नोमेनक्लेचर ऑफ लेंसेस हो गया। अभी रिलेटेड इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ए लेंस लिखते हैं। यू नो व्हाट इज एन ऑप्टिकल सेंटर? द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। तो कुछ टर्म्स को लिखेंगे जिनका क्लू आपको मालूम होना चाहिए, जरूरी है। पहला हुआ ऑप्टिकल सेंटर, is the point in a lens
through which a ray passes undeviated ऑप्टिकल सेंटर कौन सा पॉइंट है? डोंट से इट इज द मिडिल पॉइंट, नो नो, ये भी एक लेंस है भाई, ये भी एक लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे, ठीक है, डोंट से दैट द मिडिल पॉइंट मतलब यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल सेंटर की दोनों तरफ बराबर सिमेट्रिकली लेंस बना हुआ, कोई जरूरी नहीं है। ये लेंस में भी लाइक दिस, सपोज हम कहेंगे ये एक लेंस है, ये एक लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, और सपोज ये वाला हिस्सा कट गया है, तब भी दिस विल बिहेव इक्वली। पहला वाला लेंस जैसे बिहेव कर रहा था ये 100% वैसे ही बिहेव करेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देयर विल बी लिटिल डिफरेंस इन द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। इमेज कितना ब्राइट दिख रहा है उसके ऊपर डिपेंड करे, नहीं तो बाकी बिहेवियर में तो फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, एवरीथिंग विल बी 100% सेम। तो डोंट से इट इज द मिडिल पॉइंट, से इट इज द पॉइंट इन द लेंस थ्रू व्हिच ए रे कैन पास अनडिविएटेड। कहेंगे मतलब यहाँ पर कोई अगर एक लेंस है और यहाँ पे अगर कोई एक लेंस है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा जस्ट गो लाइक दिस विदाउट एनी डेविएशन। रिमेंबर दिस मस्ट बी ए थिन लेंस, थिन लेंस हुआ तो कोई भी रे जाएगा ऑप्टिकल सेंटर से, किधर से भी जाएगा तो इट विल बी गोइंग अनडिविएटेड, तो इसको हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर सी, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? यू नो, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर perpendicular to the spherical surfaces. A line drawn through the optical center perpendicular to the spherical surfaces means a surface, a line like this. I'll show a line like this. Yes, is called the principal axis. इसको हम क्या कहेंगे? We'll call it the principal axis. तो लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में a line passing through the optical center with being perpendicular to मैं सारा डेफिनेशन इसीलिए लिख रहा हूं। आप बोलोगे सर हाँ हमें मालूम है प्रिंसिपल एक्सिस, अरे वो छोटे मोटे जो चीजें ना आप मिस कर जाओगे, मेरे को रे डायग्राम करने में मुश्किल करेगा, अदरवाइज नहीं तो फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा। If you understand certain points, it will be very easy. This is perpendicular to the surface. आप ये लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस नहीं कह सकते हो। This is not perpendicular to the surface, but this line is perpendicular to the surface. तो ठीक है। Interestingly, I'll tell you one more thing. Perpendicular लिख देता हूँ पहले. Being perpendicular to the two surfaces is called principal axis. छोटे छोटे कंसेप्ट को क्लियरली समझने की कोशिश करना, दैट विल क्रिएट अदरवाइज प्रॉब्लम। जैसे मान लो कि आपके पास ये एक लेंस है, जस्ट इमेजिन ए केस, मैं लेंस का इतना हिस्सा काट के लाता हूं बाहर, दिस हिस्सा इज ब्रॉट आउट, वेयर इज ऑप्टिकल सेंटर? हियर, ये ऑप्टिकल सेंटर इज दिस, वेयर इज द प्रिंसिपल एक्सिस? दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। जबकि ये लेंस के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे, इमेज फॉर्मेशन का जितने सारे रूल्स है, इमेज पोजीशन, मैग्निफिकेशन, एवरीथिंग विल बी 100% सेम एज दैट। बट यू सी नाउ दिस इज द लेंस, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, accordingly things must be taken care। और ऐसा भी हो सकता है कि सोचो कि ये तो एक केस आपको दिखाया, they will confuse you by making simple arrangement, आपको रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत होगा। जैसे मान लो कि यहां पर कोई एक लेंस है ऐसे, ठीक है, मैं क्या करता हूं, ये था ऑप्टिकल सेंटर, मैं क्या करता हूं, इस लेंस में से ये वाला सेक्शन को काट के निकाल दिया। ये वाला सेक्शन को निकाल देने के बाद बाकी जो दोनों सेक्शन रह गए उनको जोड़ दिया, तो कैसे बन गया ये लेंस? ये दिखने में कुछ अभी ऐसा हो गया,
ये पार्ट और ये पार्ट। लेंथ छोटा हो गया है, बीच का एक हिस्सा निकल गया है, बीच का एक हिस्सा निकल गया है। आप देखोगे सपोज कोई ऑब्जेक्ट पहले यहां पे रखा हुआ था एट दिस पोजीशन, you are interested for the image and you call it a point object because it is lying on the principal axis। लेकिन जैसे ही बीच वाला हिस्सा को हम काट के निकाल दिए, we removed this part, उसके बाद देखोगे this object is having certain height, क्योंकि ये पार्ट का, ये ऊपर वाला पार्ट का principal axis is here, नीचे वाला पार्ट का principal axis is here। There are two principal axes, so the refraction taking place here will be behaving differently, क्योंकि the अलग-अलग लेंस हो गए, क्योंकि दोनों का principal axis अलग-अलग हो गया। तो ध्यान रखना, ये सारा चीज आगे आएगा बोल के मैं छोटे-छोटे पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुआ? प्रिंसिपल एक्सिस इज द पॉइंट इन ए लेंस थ्रू व्हिच एनी लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द टू सरफेसेस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। यू कैन सी लाइक दिस। तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस क्या है समझ में आ गया। फाइन। तो हम बात कर रहे थे ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस। देन वी कॉल थर्ड पॉइंट, that is called focus, point number 3। when a parallel beam of light, उल्टा लिख देंगे, when a beam of light parallel to principal axis parallel to principal axis is incident on any lens, कोई भी लेंस हो, कितने सारे किस्म के हम लेंस देखें, किसी भी लेंस के ऊपर जब गिरता है क्या, ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज इंसिडेंट ऑन एनी लेंस, किसी भी लेंस के ऊपर ये गिरता है तो the rays appear to lens, the rays either converge or appear to converge on a point on principal axis, on principal axis. This point is called second principal focus. इसको क्या कहते हैं, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। दो फोकस की बात चलेगा यहाँ पे, एक फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, एक सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। कोई रे ऑफ लाइट, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए स्फेरिकल सरफेस, ऑन ए स्फेरिकल लेंस, सपोज दिस इज व्हाट इज ए लेंस एंड दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे दो लाइट रे ऐसे आए, ठीक है, ये लाइट रे ऐसे आए, एक लाइट रे इधर से आया, तो आप देखोगे ये रेज वे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस they will appear to converge somewhere here, at a particular point they will all converge, at a particular point they will all converge, and this is called the second principal focus, this is called the second principal focus। थोड़ा ठीक से ड्रॉ करें, yes, this is called the second principal focus, F2। Then
दे में appear to converge, they will not really converge। हो सकता है कि ऐसा कोई एक लेंस है, ऐसा कोई एक लेंस है जिसको आप प्यार से डाइवर्जिंग लेंस कहते हो, ऐसा कोई एक लेंस है, पता चला कि ऐसा एक लेंस में आपके रेज पैरेलल टू दिस वे कमिंग गोइंग लाइक दिस, rays parallel to this were coming going like this, the rays are diverging, but if you extend them they are appearing to converge somewhere here। you see the rays are appearing to converge somewhere here, एक जगह converge करता हुआ नजर आ रहे हैं, तो हम कहेंगे this point will be called the second principal focus F2। the rays are either converging or appearing to converge at a point। तो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, फोकस क्या है और कोई जानता है? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस क्या है? यानी पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज कमिंग। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज कमिंग मींस यू अस्यूम द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। बाद में पढ़ेंगे 1/b - 1/u = 1/f and u = इंफिनिटी, द फोकल लेंथ इज नथिंग बट द सेकेंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो व्हाट इज सेकेंड प्रिंसिपल फोकस? वी हैव सीन। ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस समझ में आया, एकदम हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, थ्योरी है और सारे ऑलमोस्ट चीजें आपको मालूम है। मैं खाली कोशिश कर रहा हूँ कि बाई चांस कहीं मिसकंसेप्शन तो नहीं रह गया, उसको चेक करते हुए जा रहा हूँ। आपको आज की क्लास एकदम डिफिकल्ट नहीं लगेगा, बट जो जो छोटे छोटे मिसकंसेप्शन जो है वो क्लियर हो जाएंगे। देन विल गो टू द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्या है वो? ओहो सॉरी, मैं इसको बनाया था पॉइंट नंबर 2। The point on principal axis at which the point on principal axis from which any number of rays passing through the lens become parallel to principal axis after refraction is called first principal focus। मतलब यहाँ पर अगर कोई एक लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट आप ढूंढो जिस पॉइंट से कोई भी रे अगर निकलेगा तो इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। यू कॉल दिस पॉइंट इज F1, यू कॉल दिस पॉइंट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहाँ था? यहाँ था। when the rays parallel to the principal axis were coming, then after passing through the lens they were passing through this point। when the rays parallel to principal axis were coming, after passing through the lens they were meeting at certain point here, these are converging at the second principal focus। you see F1 and F2 are appearing on the two sides of the lens। एक साइड में दोनों नहीं होंगे, एक इधर होगा तो एक उधर होगा। तो इसके बारे में क्या देखें हम लोग? हम देखें कि F1 and F2 appear on two sides of the lens। दूसरा हुआ, अगर लेंस का मीडियम सराउंडिंग से अलग है, सराउंडिंग से अलग से मतलब सपोज हम कहेंगे इधर वाला एयर है, इधर वाला वाटर है, वाटर और एयर के बीच में हम लेंस को फिट कर दिए हैं, तो हम कहेंगे इधर वाला वाटर है, इधर वाला एयर है। दैट मींस द मीडियम ऑन टू साइड्स ऑफ द लेंस आर नॉट सेम।
तो फिर क्या होगा, यू विल सी f1 by f2 इज इक्वल टू μ1 by μ2 ऐसे करके फॉर्मूला आएगा, इधर का μ1 इधर का μ2 ऐसे करके करेंगे, बट नॉट नाउ, यू डोंट वरी, उसमें हम जाएंगे हार्ड थिंकिंग में, उसको करेंगे हायर ऑर्डर थिंकिंग में। अभी फिलहाल हम लिखेंगे इफ मीडियम ऑन ईदर साइड of lens is same, then f1 and f2 are equidistant from optical center, then f1 and f2 are equidistant, they are equidistant from the optical center, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ये समझ में आना जरूरी है। थोड़ा ये नीचे हो गया, इसको साइज कर देते हैं ताकि आपको क्लीनली दिखेगा सारी चीजें। ओके, थोड़ा लेट मी मेक ए लिटिल स्पेस, इट मे नॉट बी कैप्चर्ड। यस, हाँ, तो क्या देखे हम लोग, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, दोनों को हम लोग देख लिए, और दोनों ही केस में देख लिए कि F1 F2 लाई ऑन द टू साइड्स ऑफ दिस लेंस। दूसरा हम लोग देख लिए कि हमारा जो F1 F2 है ऑप्टिकल सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये हो गया नोमेनक्लेचर अबाउट द टर्म्स एसोसिएटेड विद द लेंस। ठीक है, नाउ लेट अस गो फॉर what are the assumptions and what are the sign conventions made in calculation of the lens numericals. ठीक है, assumptions made, assumptions in lens calculations, लेंस रिलेटेड कैलकुलेशन में क्या क्या असम्पशन किया गया है, वो असम्पशन वैलिड होना बहुत जरूरी है। नहीं तो जो फॉर्मूला आप जानते हो वो फॉर्मूला आप लगा नहीं सकते, फॉर्मूला में मॉडरेशंस लाना पड़ेगा, चेंजेस लाना पड़ेगा। पहला हुआ द कर्व्ड सरफेसेस आर स्फेरिकल। अगर स्फेरिकल नहीं है, पैराबोलिक है, तो फिर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस एट डिफरेंट पॉइंट्स विल बी डिफरेंट। मतलब जो कर्व सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह बराबर है, तो इट शुड बी स्फेरिकल। दूसरा असम्पशन हुआ द लेंस इज थिन। क्यों थिन नहीं होगा तो द रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल बी अंडरगोइंग लेटरल डेविएशन। थिन होगा तो देयर विल बी नो लेटरल डेविएशन। तीसरा हुआ aperture of the lens is small. Number 4, all incident rays, all rays incident on the lens, all rays incident on the lens have small angle of incidence, small angle of incidence। मतलब ये लेना बहुत जरूरी है। अगर यही असम्पशन नहीं लेंगे तो हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे, उसमें ये सब असम्पशंस लगेंगे। ये सारा असम्पशन को यूज करके हम इक्वेशंस को बदलते जाएंगे। All rays incident on the lens are have small angle of incidence। That is, इसको आप चाहो तो दूसरे तरीके से लिख सकते हो, the incident rays are parallel or para-axial, मतलब almost parallel to the principal axis। ये सारा चीज आप देखोगे कि हम मिरर की केस में भी लिए थे।
लेकिन एक्स्ट्रा क्या आया यहाँ पर, लेंस मस्ट बी थिन एंड द सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल, द कर्व सरफेस मस्ट बी स्फेरिकल, ये दोनों एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया। अपर्चर तो वहां पर भी छोटा था, अपर्चर ऑफ लेंस इज स्मॉल, ठीक है, छोटा सा लेंस है के बारे में बात करें। इज दैट क्लियर? दीज आर द असम्पशंस, और ये सब असम्पशन अगर वैलिड होगा तो आगे हम लोगों का काफी कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हो पाए। तो लेट अस सी व्हाट आर द path of the rays, or I'll say about path of the rays, क्योंकि हमें इमेज निकालना है। मिरर के केस में इमेज निकालने के लिए क्या करते थे? Where was the image located? Object is located at the point of convergence of the incident rays. जहां से इंसिडेंट रे आ रहे हैं, जहां पर इंसिडेंट रे एक दूसरे को एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं या फिर अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट, तो आप कहोगे उस पॉइंट में हमारा ऑब्जेक्ट है। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। वेयर द इमेज इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रिफ्रैक्टेड रेज। इन केस ऑफ मिरर्स इट वाज रिफ्लेक्टेड रेज, नाउ आई से रिफ्रैक्टेड रेज। दो रिफ्रैक्टेड रेज जहां मिलेंगे वहीं पे बनेगा इमेज, ठीक है ना? तो हम कहेंगे इसके लिए हमें पहले जानकारी रखना पड़ेगा कि वेयर द इमेज इज फॉर्म। तो इसके लिए पाथ ऑफ रेज हमें जानना पड़ेगा, पाथ ऑफ द रेज। ध्यान रहे कि द इमेज इज लोकेटेड on, the image is located at the point of intersection of the refracted rays। अब जब कोई रे जा रहा है किसी लेंस के अंदर से, इट इज अंडरगोइंग रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्टेड रेज जहां एक दूसरे को मिलते हैं वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा। तो पाथ ऑफ रेज कैसे होगा? जैसे आप फिगर में समझा दें तो आपको बढ़िया जल्दी समझ में आ जाएगा। सपोज दिस इज व्हाट इज ए लेंस, ये एक लेंस है। सपोज हम कहेंगे ये हुआ इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और अभी क्या हुआ कि यहाँ पे मान लो कि कोई रे मान लो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है। आई से इट लाइक दिस, say a ray is coming parallel to the principal axis, you know after refraction it will pass through the focus। हाँ, ये F2 से पास करेगा। अच्छा, कोई रे अगर F1 से जा रहा है, it is passing through F1। अगर कोई रे F1 से जा रहा है तो आप क्या देखोगे कि ये अगर F1 से जा रहा है ऐसे, तो F1 से जाता हुआ कोई रे आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई रे अगर कोई रे हमारा सेंटर से जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से, तो इट विल गो अनडेविएटेड। सो द आइडिया ऑफ दीज थ्री रेज, हमको दो रे चाहिए जहां पर हमारा क्या होगा कि जो इमेज बनेगा, दो रे चाहिए। और रिमेंबर, अगर ये सारे जो असम्पशंस हम लोग लिए, क्या बताओ, द अपर्चर मस्ट बी स्मॉल। अगर अपर्चर छोटा नहीं हुआ, बस वो वाला असम्पशन, ओनली वन असम्पशन, अपर्चर स्मॉल नहीं हुआ तो ये सारा रे एक जगह कन्वर्ज नहीं करेंगे, ये दोनों एक जगह कन्वर्ज करेंगे, ये दोनों किसी दूसरे जगह कन्वर्ज करेंगे। देयर विल बी नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कन्वर्जेंस, विल नॉट गेट ए सिंगल ऑब्जेक्ट। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्फेरिकल एबरेशन इन लेंस, ठीक है। उसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि अपर्चर मस्ट बी स्मॉल। अगर अपर्चर छोटा है तो यहां से निकलता हुआ सारा रे एक ही जगह कन्वर्ज करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, पाथ ऑफ द रे इज सीन। क्या देख रहे हैं इसके बारे में लिख लेंगे, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through F2। F2 क्या है? F2 is
the secondary principal focus passes through F2, ray through F1 goes parallel to principal axis after refraction। हाँ, ये भी समझ में आया। And ray through optical center goes undeviated, इसमें कोई डेविएशन नहीं होता है। तो आपको ये तीन रे का प्रॉपर्टी मालूम चल गया, नेचर पता चल गया, तो कहीं भी कोई एक ऑब्जेक्ट रखो तो आपको इमेज आसानी से मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि सपोज हियर इज ए लेंस, और हमें पता करना है कि ये जो फलाना लेंस हम देख रहे हैं, इस लेंस को अगर हम यहाँ पर रखते हैं, सपोज हम कहेंगे ये उसका प्रिंसिपल फोकस है, और सपोज हम कहेंगे यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, तो सिंपल है, आप यहाँ से कोई रे ले लो ऐसे, और ये गया थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। आप कोई रे लो ऐसे, it goes undeviated and you clearly see these two rays are meeting somewhere। दो रे मिल गया तो आपका दिल खिल गया, क्योंकि जहां पर ये दोनों रे मिलेंगे एक दूसरे को, वहीं पे मिलेगा आपको इमेज। ये दोनों रे कुछ यहाँ पे मिल रहे हैं, ये यहाँ पे आया, you see the rays are meeting somewhere here। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इमेज होगा वो कहां पे होगा, जस्ट अ मिनट, हाँ, यहां पर जो इमेज होगा वो कहां पे होगा, इमेज विल बी समवेयर हियर, दिस इज द इमेज। तो किसी दो रे के सहारे हम इमेज को लोकेट कर सकते हैं, दो रे के सहारे हम इमेज को लोकेट कर सकते हैं। अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग इमेज का लोकेशन होता है, ठीक है, अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग लोकेशन होता है इमेज का। और यहां पर ये कौन सा पॉइंट है, ये F2 है। सिमिलरली अगर आप इधर से F1 ले लोगे तो यू विल गेट ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस में F1 ले लोगे तो यू विल सी द रे कमिंग आउट फ्रॉम F1, will go like this, and after that go like this, and you see the rays are all meeting at the common point, that is the image। ठीक है, तो देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, एकदम नहीं है, उतना आसान नहीं है। वैसे ही बुक में दिया है, आप भी हाँ कर लिए, मैं भी बता दिया, आप भी खुश मैं भी खुश, लेकिन चीजें ऐसे नहीं है। मैं आपको स्पेशल केसेस बताया था प्रिज्म के केस में, नॉट ऑल रेज डेविएट टुवर्ड्स द बेस, सारे रे बेस के तरफ डेविएट नहीं होते हैं, वो डिपेंड करता है जो लेंस है वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, और क्या है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है कि कम है, मेनी थिंग विल डिसाइड। ठीक है, तो अभी फिलहाल तो हम इतने में जाते हैं, क्योंकि अभी बोलेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। जस्ट टेक इट ग्रांटेड कि अगर आपको ऑब्जेक्ट दिया गया तो इमेज हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट अस सी द साइन कन्वेंशन, इसी में ही नोट कर लेंगे हम लोग साइन कन्वेंशन इन लेंस कैलकुलेशंस। So what are the sign conventions taken? ठीक, साइन कन्वेंशन क्या कहता है ये, ऑल डिस्टेंसेस, आप बोल सकते हो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, कहां से, फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, वहां पर कहते थे पोल, यहां पर कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर से सारा डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, है ना। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे,
parallel to principal axis is taken positive, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव। मतलब यहां पर ये हमारा जो केस हम देख रहे हैं, इस केस में इस डायरेक्शन को लेंगे पॉजिटिव, ये हाइट को लेंगे पॉजिटिव। ये आपको समझ में आना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन पॉजिटिव एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन पॉजिटिव। आप क्या कहोगे, यहां पर इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस मतलब यहां पर जो इमेज है वो कहां पे, यहां पे, तो इमेज डिस्टेंस यहां से नापा जाता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, क्या कहेंगे, पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकल लेंथ पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि इधर को है। सेकंड प्रिंसिपल फोकल लेंथ पॉजिटिव। हाइट ऑफ द इमेज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो ये छोटे मोटे बच्चों वाली चीज सबको मालूम है, तो मैं क्यों इसमें ज्यादा दिमाग लगाऊं, आपको सबको मालूम है। लेट्स गो फॉर